नमस्कार बच्चों। दोस्तों मैं आज फिर से आ गया हूँ। लास्ट लेसन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेसन था, जो हमारा तीसरा लेक्चर था, जिसमें कि हम लोग एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे थे, उसके बाद 3 अलग अलग लेक्चर्स को हम लोग कवर किए थे। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कंसेप्ट को देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था लास्ट क्लास में, जिसको कि आप लोगों को कहा था कि भाई इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आज, ठीक है। उससे पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान में रख लेते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है। आज हम लोग डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे। आज हम लोग डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि डाइपोल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे, है ना। और इस पे 2-3 एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। उसको मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइपोल क्या है। बिना अधिक समय लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज का लेसन। डाइपोल क्या है? डाइपोल जो है, देखिए, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज का अरेंजमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है। यानी कि अगर ये कोई डाइपोल है, मैंने मान लिया इसे एक मतलब एक घेरे में मैं रख रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 2 पॉइंट ले लिया मैंने, ए और बी, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया कि -q चार्ज रख दिया और इस पे मैंने +q चार्ज रख दिया। नाम से आपको पता है कि यह है डाइपोल। नाम से क्या पता है? ये है डाइपोल। तो डाई मतलब क्या होता है? 2, और पोल का मतलब क्या होता है? हमेशा आपने देखा है कि जब भी पोल बनता है तो 2 इक्वल स्ट्रेंथ का और अपोजिट नेचर का जो है अलाइनमेंट है, वो पॉइंट है, ठीक है। 2 इक्वल स्ट्रेंथ का और अपोजिट नेचर का पॉइंट है, ठीक है। बराबर ताकत होना चाहिए, स्वभाव भले ही अलग हो, नेचर भले ही अलग हो, लेकिन ताकत बराबर होना चाहिए। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं, इसमें चार्ज से रिलेटेड बातों को देखेंगे और देख रहे हैं, तो यहाँ पर डाइपोल का बात क्या होगा? यहाँ पर डाइपोल का मतलब हो जाएगा कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट जो एक दूरी पे, एक निश्चित दूरी पे, ठीक है, मान लेते हैं इस दूरी को 2a मान लिया जाए। ये एक सेंटर अगर हो जाएगा, ये अगर सेंटर है, ठीक है, बीच में इसका सेंटर मान लीजिए। यहाँ पे क्या मान लीजिए, ठीक दोनों के बीच का जो सेंटर होगा, ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ए बी क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा, और ओ क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा डाइपोल का, ठीक है। ओ हो जाएगा सेंटर, ए बी क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का दूरी, अगर मान लीजिए आप इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा? यही 2a है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाइपोल क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट, देखिए एक क्यू, दोनों जगह क्या चार्ज है? क्यू है, लेकिन दोनों का अपोजिट है। नेचर क्या है? अपोजिट है, माइनस में है और एक प्लस में है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? कन्वीनियंस के लिए 2a मान लिया। आप चाहे तो a भी मान सकते हैं, l भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सुविधा के लिए हमने इसको 2a या 2l मान लीजिए। आधा को आप a मान लीजिए, इसको भी a मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? टोटल a भी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल ये हो गया, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है। डाइपोल के बाद इसी से एक रिलेटेड टॉपिक और है, डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल का ताकत है, स्ट्रेंथ है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी पढ़ा हमने, जिसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसमें हमने पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूला को भी देखा था। जिन बच्चों को ये नया वीडियो लग रहा होगा, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि लास्ट वाले लेसन को जरूर देख लें, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो और आप अपने फीडबैक को भी दे पाए। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी ऑलमोस्ट टॉपिक था मैंने करा दिया था। आज मैं जो बता रहा हूं वो है डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक। तो डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक है, तो डाइपोल क्या है? तो आप समझ गए, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है, जो कि एक खास दूरी पे रखा हुआ होता है। और डाइपोल मोमेंट क्या है? ये डाइपोल का ताकत है, डाइपोल का स्ट्रेंथ है, समझ रहे हैं? तो ये डाइपोल का स्ट्रेंथ है। और डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या होता है? ये है डाइपोल का स्ट्रेंथ, मतलब आप समझ लो, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। और ये क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a है। ये क्या है? Q इंटू 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ये क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी भी है, ये याद रखिएगा। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, जैसे दिख रहा है चार्ज का एसआई यूनिट क्या, कूलम, और ये 2a डिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, ये एसआई यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एसआई यूनिट हो गया। ये हो गया क्या, डायपोल का ताकत, स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं। डायपोल फील्ड क्या होगा, तो डायपोल के आसपास का वो क्षेत्र जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तेज चार्ज रख करके डायपोल का फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए, है ना, स्पेस अराउंड एनी डायपोल, ठीक है, जहां उस डायपोल के द्वारा लगाया गया फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल फील्ड बोलेंगे। लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्या, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस। आ रहा है बात समझ में, प्रोडक्ट ऑफ आइदर, आइदर मतलब क्या, दोनों में से कोई एक, प्लस क्यू या माइनस क्यू, आइदर चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, और इनटू क्या, उसके साथ उसका एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। आ रहा है बात समझ में? तो ये इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि Q इंटू 2a इसका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर हो जाएगा, है ना। और P से इसको डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर याद रखिएगा बच्चों की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट। लेकिन जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो तो उसमें आप जब पढ़ते हो डायपोल मोमेंट, तो उसमें आप देखते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। खैर उस बात को अब केमिस्ट्री में आप लोग देखिएगा, ठीक है, मैं तो यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स की बातें करूंगा मैं। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, इसीलिए चूंकि इसका एक फिक्स डायरेक्शन है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि डायपोल क्या है, फिर डायपोल से रिलेटेड बातों को देखा हमने, है ना। क्या देखा, डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इंटू 2a होता है ना। फिर डायपोल का जो सिस्टम होता है उसमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट या सिस्टम है, ठीक है, डायपोल। और इसमें आपने देखा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो माइनस से क्या होता है, प्लस की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। अब इस पे आधारित एक दो थ्योरम है, थ्योरम तो प्रूव करना वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कैसे थ्योरम होगा और क्या है उसका लबुलबब वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। लेक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपको फिजिक्स में थ्योरी का तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, और न्यूमेरिकल का भी जिसकी जितनी अच्छी थ्योरी रहेगी मेरा मानना है कि उसका उतना अच्छा न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट आप तभी बना पाओगे, लगा पाओगे, अच्छे से टैकल कर पाओगे जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी। इसलिए मैं थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूं ताकि आपका एक बेस ग्रूम हो जाए, बेस बन जाए, और फिर आपको किसी भी तरह की समस्या से बचाया जा सके। और बहुत ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ भी चीज स्किप ना हो, और आपको जब ये लेसन मिल जाए तो आपको लगे कि आपका जो है काम यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रहा है और आप सीख पा रहे हो, ठीक है। तो इसे मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो हमने देखा डायपोल क्या है, डायपोल फील्ड क्या है, डायपोल से रिलेटेड बातों को हमने देखा, जिसमें से हम लोग एक चीज क्या सीख लिए, डायपोल मोमेंट, जो कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हमने यहां पे लिख करके छोड़ दिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए मैं जो टॉपिक बता रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इस नाम से आप क्या समझते हो, इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस टाइटल से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस हेडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो इस हेडिंग से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, और कहां पे, डायपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पे, है ना, एट एनी पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप एक्सियल लाइन लेकिन होना चाहिए, उस पे हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक डायपोल बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं A पर माइनस चार्ज रखा हुआ है, और B पर मैं मान लेता हूं कि प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ये A है
पॉइंट, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ठीक। अब ये बीचों बीच जो होगा ए बी क्या होगा, ये इसका एक्सिस होगा, ये बीचों बीच जो हो रहा है वो क्या है, एक्सिस है, जो कि मैंने बताया। अब इसी एक्सिस पर कहीं जाकर के एक पॉइंट ले लेते हैं पी, इसी एक्सिस पर कहीं जाकर के एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, और इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं कि ये ओ इसका सेंटर है, ये बी हो गया और ये ए हो गया, है ना। ओ इसका क्या मान लिए, सेंटर, डायपोल का सेंटर कहां है, ओ पर है। ओ से पी का जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं आर है, ओ से पी का जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लेता हूं मैं, आर है। तो आप ये बताइए, ए बी को मैं क्या माना था मैंने, ए बी मेरा क्या है 2a मान लेंगे, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ए होगा, और ओ बी क्या हो जाएगा मेरा, ए होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसके हर एक पहलुओं की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी चीज छूट ना जाए, यही मेरी जो है, यही मेरा प्रयास होगा, है ना। तो ओबी, अब ये बताइए कि ये पी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, Q/4πε0 r स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, ये पॉइंट चार्ज के द्वारा, लास्ट लेसन में पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो आप ये देखो कि ये जो हमने पढ़ा है पहले से, एक चार्ज से ये होता है Q/4πε0 r स्क्वायर। आर क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज, Q और उस पॉइंट P के बीच का दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस Q है, एक क्या है, एक माइनस Q है। तो प्लस Q से P का दूरी और माइनस Q से P का दूरी, तो वही क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, E प्लस निकाल लीजिए, E प्लस मॉड निकाल रहे हैं, ठीक है। E प्लस क्या हो जाएगा, तो बताओ, Q बाय प्लस मतलब प्लस वाला चार्ज लेना है, कौन सा चार्ज लेना है, प्लस Q वाला, Q/4πε0 आर स्क्वायर मतलब क्या, बीपी का स्क्वायर, यही होगा ना। आर स्क्वायर मतलब क्या, बीपी का स्क्वायर, ये बीपी का स्क्वायर है कि नहीं। तो बीपी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, Q/4πε0। बीपी का वैल्यू आप बताइए, ये अगर टोटल आर है, मेरे हैंड मूवमेंट को देखिएगा, ये अगर टोटल आर है और ये क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा, यानी बीपी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। E प्लस हमने निकाल लिया, सिमिलरली क्या करना है, E माइनस निकालना है ना। ये बताइए क्या हो जाएगा, ये भी सेम चार्ज है, Q/4πε0। इस बार यहां से लेना है, AP लेना है, AP लेना है ना, AP का स्क्वायर करना है, तो Q बाय क्या हो जाएगा, 4πε0। AP का मतलब क्या, R प्लस ए लेंगे, R प्लस ए लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं है। तो R प्लस ए हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो हमको E नेट निकालना है, क्योंकि दोनों क्या है, एक अब बताइए, E प्लस है, प्लस में क्या होता है, बाहर की तरफ लगेगा, इंटेंसिटी किधर लगेगा, बाहर की तरफ। मैंने बता रखा है कि प्लस में बाहर की तरफ और माइनस में क्या लगेगा, ये जब ए की बात कर रहा हूं मैं, ए पर माइनस की चार्ज है तो ये अंदर की तरफ आएगा, और प्लस की वजह बात करूंगा मतलब बी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो बाहर की तरफ इंटेंसिटी लगेगा। तो क्या होगा, दोनों का चूंकि डायरेक्शन क्या है, अलग है, दोनों एक ही लाइन में, तो अब सीधा सीधा आप इसको अलग अलग डायरेक्शन के साथ जोड़ दीजिए। तो ई नेट जो होगा वही मेरा डायपोल के द्वारा निकलेगा, है ना, ये डायपोल का निकलेगा एज अ होल, है ना, डायपोल के द्वारा निकलेगा। तो ई नेट क्या निकलेगा, तो बताइए, तो Q/4πε0 आर स्क्वायर मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। और क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस मैंने प्लस लिया है तो ये तो माइनस है ना, तो माइनस Q/4πε0 क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, AP मतलब क्या, R प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना, R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा टोटल है ना। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो Q/4πε0 तो दोनों में है ना, Q/4πε0 दोनों में है, और इसको आप R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2RP। चूंकि यहाँ जगह का अभाव है तो इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/4πε0 है ना 2। अब ये देखो, ये थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्व कर ही देता हूं। तो Q/4πε0 बाहर है। अब ये बताइए, R माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, प्लस में मैंने इसे लिख दिया, फिर माइनस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
ये बीच वाला इसको माइनस करके, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2ab, तो 2ar यहां भी होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो 2ar इंटू प्लस 2ar, यही है ना, 2ar प्लस 2ar, तो ये हो जाएगा क्या q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए q इंटू 2a, इस 4 को दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 2, इस 4 को दो भाग में बांटा जा सकता है 2 इंटू 2, तो q इंटू 2a क्या होता है, अब ये बताइए q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट मतलब p का वैल्यू रख देंगे, तो यहां जाके यहां से 4 से 1 2 निकल गया और यहां से q निकल गया, तो q इंटू 2a, ठीक है, q इंटू 2a, तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, 2 एक बचेगा यहाँ पे, तो 2 और ये r बचेगा r p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये निकल गया फॉर्मूला क्या 2rp, फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला फाइनली क्या निकला 2rp। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन सॉल्व कर लीजिएगा जरूर। 2rp बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है ई नेट का वैल्यू है, ई नेट का वैल्यू, ठीक क्लियर है। यानी ये डाइपोल के द्वारा इंटेंसिटी निकला कहां पे, पॉइंट पी पर, तो ये 2rp बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या फॉर्मूला है 2rp, p मतलब डाइपोल मोमेंट, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स मैं एक बात और पूछता हूं, अगर इसी में कुछ केस को देख ले, अगर आर मतलब डाइपोल बहुत छोटा हो जाए, डाइपोल क्या हो जाए बहुत छोटा, एकदम छोटा हो जाए, एकदम छोटा, तो आर के तुलना में ए का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम ए को 0 पुट कर दें, ए को क्या पुट कर दें 0 पुट कर दें, तो आप ये बताइए ए को जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये आर और ये कट गया, एक आर यहाँ पे बचेगा, है ना, ये एक आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, तो ये भी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कट गया। अब बताओ तो ये निकल गया क्या 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो गया तुम्हारा आपका केस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने केस देख लिया, इसका वैल्यू देख लिया क्या 2rp बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था हमारा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो को बार बार देखिएगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा इस वीडियो को बार बार देखें, और बार बार देखने के बाद जब आपको समझ नहीं आए तो फिर आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं उसे दोबारा से कमेंट के थ्रू ही या जब अगले लेक्चर में मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं फ्रेंड्स, बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर कॉपी कलम लेकर के बैठ रहे होंगे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो वीडियो ही काफी है, आप जब भी जरूरत हो आप वीडियो को निकाल करके खाली लेक्चर नंबर याद रखिएगा कौन से लेक्चर में मैं डाइपोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थंबनेल तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगाता हूँ 1 2 3 4, ये संभवतः हमारा क्या है इंट्रोडक्शन को छोड़ करके ये चौथा क्लास है, ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन को इंक्लूड कर दे तो ये 5वां हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये था एक्सियल लाइन पे। एक और इसमें जो प्रश्न थ्योरम है, एक और जो थ्योरम है वो थ्योरम है हमारा एक्सियल लाइन हो गया, तो अब इक्वेटोरियल लाइन, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन का, है ना, इक्वेटोरियल लाइन। अब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, at any point on the equatorial line of an electric dipole। चलिए ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा टॉपिक। अब इक्वेटोरियल लाइन, तो आप ये बताओ कि डाइपोल में इक्वेटोरियल लाइन को ढूंढना है ना, तो आप क्या करेंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर से डाइपोल लेंगे, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन ढूंढेंगे कहाँ है, वहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे, इस बार पी को उसके इक्वेटोरियल लाइन पे लेना है, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप ये टॉपिक है, टॉपिक को आप लिख लीजिए कि कौन सा टॉपिक है, फिर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहा हूं। तो इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहा हूं तो क्या है, ये एक डाइपोल का, अब देखिए जैसे ये डाइपोल है ना डाइपोल, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके ठीक बीचों बीच सेंटर है, तो कौन सा ऐसा लाइन इसको दो भाग में बांटेगा, कौन सा ऐसा लाइन है जो इसको दो भाग में इक्वेट करेगा, वही लाइन होगा इक्वेटोरियल लाइन। तो ये आप बताओ, ये ठीक बीचों बीच एक लाइन में यहाँ पे ले लेता हूं, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। अब वो जो पॉइंट जो कि हम लोग एक्सियल लाइन पे ले रहे थे, अब यहाँ क्या लेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे, ये पॉइंट हो गया। अब बताओ ये जो दूरी होगा, फिर आर तो ढूंढना ही है ना पॉइंट चार से, तो ये होगा इसका दूरी और ये हो जाएगा इसका दूरी। क्लियर, दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, ये हो गया ओपी बराबर आर, ओपी बराबर क्या मान लिए आर, ए बी बराबर क्या होगा 2a हो जाएगा, जिसमें से ए ओ ए और ओ बी जो हो जाएगा वो मेरा ए हो जाएगा। अब ये बताइए, ये जो प्लस है, प्लस से क्या होगा, इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाएगा, प्लस से इंटेंसिटी बाहर की तरफ, और माइनस क्या होगा, ये अंदर की तरफ आएगा। अब बताइए ये एंगल अगर थीटा ले लें, ये एंगल अगर थीटा लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर का कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है, दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अब ये देखिए दोनों का थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा। अब ये बताइए ये दो, ये हो गया ई माइनस, डायरेक्शन ध्यान देना है, ये माइनस मतलब अंदर की तरफ, ये प्लस मतलब क्या बाहर की तरफ। ठीक है, ये बाहर की तरफ है, एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों के फायदे के लिए कर रहा हूं। तो ये हो गया ये ई प्लस का डायरेक्शन, और ये क्या हो गया ई माइनस का डायरेक्शन। तो अब इस पॉइंट पी पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक इसके बीच से निकलेगा, है ना। ई नेट का डायरेक्शन ये होगा, यही ई नेट तो ढूंढ रहे हैं ना, यही ई नेट ढूंढ रहे हैं। तो इसमें भी क्या करना है, आप ई प्लस निकालिए। ठीक है, ई प्लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये बताओ इसके लिए जो आर है, ये बताइए ये है ए, ये है आर, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से का अंडर रूट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में आप देखिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब बताइए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मतलब क्या, ये AP, तो मैं सीधा AP के जगह में लिख रहा हूं, E प्लस ये ध्यान रखिएगा, ओ सॉरी ये माइनस का ध्यान रखिएगा कि और प्लस का कि कौन सा इंडिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, तो इसे मैं रूट हटा के लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, इसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग PA, अलोंग क्या होगा PA होगा, ये PA के अलोंग। ठीक, दिक्कत नहीं है। फिर E प्लस निकाल लेते हैं, है ना। E प्लस भी क्या हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, होगा। ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक देख लीजिए इधर और इधर, तो इधर होगा E प्लस का डायरेक्शन, तो अलोंग क्या हो जाएगा ये PQ भी, कुछ भी मान लीजिए PQ की तरफ जाना है, ये Q मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन 2 हो गया। हमको चाहिए क्या, ये अलग अलग दो अलग अलग डायरेक्शन है इंटेंसिटी का, हमको क्या चाहिए रिजल्टेंट चाहिए ना। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चाहिए ना, तो रिजल्टेंट मतलब ई नेट चाहिए। ई नेट क्या हो जाएगा बताइए, आप वेक्टर से पढ़े हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट आर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या है उन दोनों के बीच का एंगल है। रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया है 2 थीटा। और पहला वेक्टर कौन सा है e प्लस का स्क्वायर, आप लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, e माइनस का स्क्वायर ये भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए e प्लस और e माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, तो दोनों तो सेम है, तो e प्लस का स्क्वायर e माइनस का स्क्वायर, इसको कंबाइंडली क्या लिख सकते हैं, e प्लस का होल ये स्क्वायर लिखेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा e प्लस का स्क्वायर e प्लस का स्क्वायर, तो 2e प्लस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, e प्लस और e माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा 2e प्लस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब ये बताइए इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लीजिए 2e प्लस, और ये क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब ये बताइए कि 1 प्लस cos 2 थीटा का मतलब क्या,
1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिखेंगे 2 ई प्लस और इधर रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब सबको बाहर निकालिए, बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, 2 ई प्लस भी एक निकल जाएगा, निकलेगा ना, क्योंकि ई प्लस का स्क्वायर है ये, और ये 2 दूनी 4, 4 में से एक 2 निकल गया, यहाँ ये भी 2 था तो एक बाहर निकल गया, और कॉस स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए इस डायग्राम से, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई प्लस का वैल्यू क्या है, कोई भी रख लीजिए, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है ये बताइए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो हाइपोटेन्यूज, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये रूट है। तो देखिए इस पे पावर क्या हो गया, रूट मतलब हाफ और यहाँ 1, तो हाफ और 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना, तो 1.5 मतलब क्या 3/2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, q इंटू 2, देखिए फिर आ गया फॉर्मूला, q ये और ये 2a है, q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p, तो यहाँ पे लिखेंगे p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर मैंने ऐड कर लिया। ये है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या निकल गया, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे फिर से लिख दे रहा हूं, यहां हो जाएगा p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2। ये है हमारा क्या, ई नेट, मतलब ये कौन सा निकला, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, डाइपोल क्या है, डाइपोल का फील्ड क्या है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो फिर सीखोगे कैसे बच्चों। डाइपोल फील्ड क्या है, फिर डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है या नहीं है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है वो भी हमने देखा, केमिस्ट्री में क्या होता है वो भी हमने सुना, और उसके बाद एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के द्वारा, वो थ्योरम को हमने देखा, और इक्वेटोरियल लाइन को भी हम लोग देखे कि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट रख दिया जाए तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा, वो भी हमने आज देखा और हमने आज पढ़ा। अब आगे जो है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूला अगर याद नहीं हुआ तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है फिजिक्स, फॉर्मूला याद होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। और फॉर्मूला याद क्या होना चाहिए, आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए और समझा हुआ होना चाहिए कि वहां पे आर क्या है, पी क्या। कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चा फॉर्मूला नहीं पता होता है और फॉर्मूला क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, फॉर्मूला कुछ किसी और का लगा रहा है, क्योंकि उसको लगता है डाइपोल है तो डाइपोल में किसी का भी लगा दो। ऐसा नहीं होता है, आप क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैं इसे फिर से मिटा दे रहा हूं, जिसे लिखना होगा आप उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। अब जो है अगला जो मैं कुछ क्वेश्चन को देख रहा हूं, डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं देखूंगा, है ना, डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखूंगा। चलिए एक प्रश्न है, एक प्रश्न है कि अगर मान लीजिए फ्लक्स तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आप जो लोग जानते होंगे वो बात आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं कि एक क्यूब है, इस क्यूब में एक डाइपोल को रख देते हैं, इस क्यूब में एक डाइपोल को आप रख दीजिए। अब पूछा जा रहा है कि इस क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स क्या होता है कि जब चार्ज इंक्लोज होता है किसी सरफेस में, जब चार्ज किसी सरफेस में इंक्लोज होता है तो ही हम उस समय फ्लक्स को देखते हैं। तो अब चार्ज जो इंक्लोज होता है, कई बार ये भ्रांति भी होता है कि फ्लक्स में आप क्या करते हो कि सिर्फ चार्ज को देखते हो, प्लस और माइनस नहीं, ये सम ऑफ द चार्ज है, नेट चार्ज है, नेट चार्ज। तो आप बताइए कि डाइपोल को अगर सरफेस के अंदर रख देंगे, अंदर रखेंगे तभी फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस का बात होता है फ्लक्स में, तो अंदर रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेट चार्ज जब होगा तो यहाँ माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, तो नेट चार्ज तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा ना जी, और नेट चार्ज जब जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, क्यूबिकल सरफेस है तो उसके अंदर में इनसाइड ये क्या होगा, फ्लक्स बताइए जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगा। जो लोग गॉस थ्योरम को जानते होंगे या जो लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे वो लोग जरूर फ्लक्स के बारे में समझते होंगे। कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं समझते होंगे तो जब मैं गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उस समय बहुत अच्छे तरीके से आप फ्लक्स को समझ लेंगे, फ्लक्स है क्या। तो चार्ज
का ही रिलेशन है वो एक तरह का, ठीक है ना, चार्ज से ही पता करते हैं हम लोग। तो ये क्या है कि इसके अंदर का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इनसाइड द क्यूब देख रहे हो, है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप में मैं मान रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज को आप रख दीजिए माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए, 2 क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे क्या प्लस क्यू, और यहाँ भी रख दीजिए आप माइनस क्यू चार्ज। अब मैं ये कह रहा हूं डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकालना है, ये मस्त क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है। अब आप सोचिए कि इसमें कैसे निकला, 3 है ना, आप तो अब 2 ही देख रहे थे, तो 2 देख रहे थे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका सिस्टम निकालना है, मतलब डाइपोल मोमेंट निकालना है इस पूरे सिस्टम का। अगर आप इसको ए पॉइंट मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप ध्यान से देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल। तो यानी सारा डिस्टेंस क्या होगा, बराबर, तो सारा डिस्टेंस मान लेते हैं टी, डी है, डी कोई दिक्कत, सारा डिस्टेंस डी है, जो कि 2 है हम लोग मान रहे थे, तो 2 चार्ज के बीच में क्या मान लेंगे, उसको डी मान लेंगे। अब ये बताइए, ये जो चार्ज दिख रहा है ये 2q है और ये है माइनस क्यू, अपोजिट तो है, प्लस और माइनस है, लेकिन क्या डाइपोल बन रहा है, कैसे बनेगा डाइपोल, क्योंकि आपको बताया गया है कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस का नेचर है, ये इक्वल और अपोजिट चार्ज, एक तो प्लस क्यू 2q है, एक माइनस 2q है। तो आप सोचिए कि इस प्लस 2q को आप 2 भाग में लिख सकते हैं, इसको माइनस क्यू प्लस क्यू और इसको प्लस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसके साथ अलाइनमेंट में चला जाएगा डाइपोल और एक इसके साथ चला जाएगा, होगा। अब 2 डाइपोल बन गया, 2 डाइपोल, तो अब नेट निकालना है, एक इसका निकाल लीजिए और एक इसका निकाल लीजिए। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए, इसका क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो इधर जाएगा, इसका किधर होगा, इधर जाएगा ना, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आपको पता है बाहर में ट्रायंगल का क्या होता है एंगल, इक्विलेटरल एंगल में 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके ठीक बीच से क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा, इसके ठीक बीच से क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा, यही हो जाएगा नेट, यही क्या हो जाएगा, नेट सिस्टम का, है ना। तो आप बताओ, ये हो गया सी से, ये हो गया ए से, है ना। तो डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या करिए कि पी ए ले लीजिए, पी ए पी सी है, और ये क्या हो जाएगा, पी ए होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट मतलब पी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, पी। तो अब बताइए रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नेट क्या निकलेगा बताओ, ये निकल जाएगा आपका रूट अंडर पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस 2 पी ए पी सी कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो आप क्या करेंगे, तो पी ए का स्क्वायर फिर सेम चीज प्लस पी ए का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 2 पी ए का स्क्वायर, अब क्या हो गया कॉस 60 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके बाहर निकालिए, तो ये पी ए 2 पी ए का स्क्वायर फिर 2 पी ए का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो 2 पी ए का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। अब बताइए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पी ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का बात कर रहे हैं, ये 2 थीटा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मान लेंगे इसको, 2 इंटू 30, ठीक है, 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 2 दूनी 4 बाहर निकल गया, 2 पी ए बाहर निकला, ठीक है। चलिए ये 2 पी ए का स्क्वायर है और ये क्या होगा कॉस थीटा निकला, कॉस 30 डिग्री निकला। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, q इंटू 2a। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, यानी 2a क्या है डिस्टेंस है, ये d हो जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ पे q तो है इंटू d लिख दिए, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, तो 2 और 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा आंसर √3qd, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा। तो जब भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, फिजिक्स कुछ नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा खुद पे अप्लाई करके देखिएगा, कि मतलब खुद पे अप्लाई मतलब अपने को मत लगा लेना यार। तुमको क्या करना है कि फिजिक्स में तो जो तुम सीखे हो, जो आप सीखे हो, बस उसी को आधार बना के चलना है। आपने क्या सीखा है और आपको क्या निकालना है, और उस नॉलेज के आधार पे आप कैसे निकालते हैं, बस यही तो फिजिक्स है। और 11th 12 में कोई आपको रॉकेट तो लॉन्च करना नहीं है, तो आप कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट सीख करके उसका एप्लीकेशन सीख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो ये आपको डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया कि कैसे इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालेंगे। अब जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का,
इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा, फिर डायपोल से रिलेटेड एक दो टॉपिक और है, जैसे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड बात करेंगे, टॉर्क का बात करेंगे, है ना। टॉर्क भी आपको देखना है, टॉर्क अगर आप नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा, है ना। टॉर्क किस पे, डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर टॉर्क लगता है, तो वो टॉर्क का भी कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने कहा है, प्रॉमिस है मेरा कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कोई भी टॉपिक मैं छोड़ दूंगा तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो फिर न्यूमेरिकल कैसे करोगे। जेईई मेंस का न्यूमेरिकल 2019 के पेपर को देखेंगे, जो डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया है उसमें, ठीक है। 2017 के पेपर को देखेंगे जेईई मेंस का, उसमें भी डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया है और काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन है। आप उसे तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पूरा का पूरा आइडिया होगा थ्योरम का, है ना। थ्योरम का पूरा आइडिया होगा, बेसिक कंसेप्ट का पूरा आइडिया होगा, तब आप उसको कर सकते हैं, ठीक। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ रहा है। जिसे भी देखना होगा तो दोबारा आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके, ठीक है। अब लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन कहा था उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि 3 पॉइंट चार्ज था, 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा गया था, है ना। उसके बाद मैंने ये कहा था कि इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मतलब जहां से सारा मीडियन गुजरता है, ये सेंट्रॉइड है, ये जी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये जी है इसका सेंट्रॉइड, ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड। तो क्वेश्चन ये था कि 3 पॉइंट चार्जेस, ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू आर कैप्ड at the vertices of an equilateral triangle, plus q are capped at the vertices of an equilateral triangle of side A। अब इसका साइड मान लेते हैं A है, साइड क्या है, A है, A है मतलब सब A होगा, A है मतलब क्या, सारा साइड क्या होगा, A होगा, ऑफ साइड A। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, जो मैं बोल रहा हूं आप उसे लिख भी सकते हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है, टू बी कैप्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखे हैं और उसका क्या साइन होना चाहिए, ये तीनों ही चार्ज, सो दैट द चार्ज एट वर्टिसेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आपको रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी के फील्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी नेट फोर्स जोड़ करके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में हमने आपको बताया था। और अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन जरूर देखिए और ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ये बताइए, दूरी तो ए ही है ना, सबका दूरी ए है, तो आप ये बताइए कि ये जो इस पे लगाएगा फोर्स, वो किधर लगाएगा, इधर लगाए, इक्विलिब्रियम में है ना, तो फोर्स को दिमाग में रखना होगा कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये फोर्स है, याद रखिएगा, इसको F1 F2 कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको मान लीजिए ये, और इसको भी मान लीजिए एक फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स जो लगेगा, ध्यान से देखिए, ये फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये अगर F1 मान लीजिएगा तो ये F2 या FC मान लीजिए और FB मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। B से लग रहा है तो B मान लीजिए, C से लग रहा है तो C मान लीजिए। ये तो सेंटर पे कितना चार्ज रखे कि ये तीनों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना, यही ना, और उसका नेचर भी क्या हो ये। अब ये बताइए, 2 अलग अलग वेक्टर हो गया ना, इसके B से ठीक निकलेगा रिजल्टेंट, इसके B से क्या निकलेगा रिजल्टेंट। तो एफ नेट जो होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया, एफ नेट क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब ये बताइए, ट्रायंगल के बाहर में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर में, ये इन दोनों के F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसको आप 60 डिग्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका क्या 60 डिग्री। F1 F2 ठीक। फिर बताओ, F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मैंने F1 ही लिख दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और cos 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बताइए, तो ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि 2F1 का स्क्वायर, इधर भी क्या है 2F1 का स्क्वायर cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे 1/2, कोई दिक्कत नहीं, 2 कर दिया, तो 2 1 3, तो 3F1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि बाहर निकला तो √3F1। ये रिजल्टेंट है। इन दोनों फोर्स को लगा करके, इन दोनों फोर्स को मिला करके यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इतना लग रहा है √3F1, F1 का वैल्यू रख देंगे बाद में। यानी कि सेंटर में जो फोर्स है ये बाहर की तरफ लगेगा, किधर GA, इधर बाहर की तरफ, इसको अगर हम मान के चले GA की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है।
तो GA की तरफ, इसका मतलब बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट नेचर का फोर्स अगर अंदर की तरफ लगेगा और उतना ही फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इन सब चार्जों को क्या होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये एक वर्टिसेस पे होगा तो इस वर्टिसेस पे सेम केस होगा और इस वर्टिसेस पे भी क्या होगा, सेम केस होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। सब एक वर्टेक्स पे मैं निकाल रहा हूं तो सब वर्टेक्स पे से मैं फिर इसको लेंगे तो इधर से ऐसे कर देंगे, फिर इसका भी रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर इधर से भी रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना। तो एक केस को मैं दिखा रहा हूं ताकि तीनों जगह सेम होगा और उसके बाद वर्टिसेस पे जब तीनों जगह सेम होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या 3F1, है ना। अब आप इस F1 का वैल्यू रख दीजिए √3, F1 का वैल्यू क्या होगा बताइए, कूलम्स लॉ लगाइए, Q1 Q2 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K का वैल्यू हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना Q का स्क्वायर। तो ये Q1 का भी वैल्यू Q है, Q2 का भी वैल्यू क्या है, Q है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। और ये एलोंग किधर होगा, GA के एलोंग होगा, बाहर की तरफ। और इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि अब ये तो तय होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज होना चाहिए क्योंकि ये प्लस में है, तीनों प्लस में था ना, तो ये प्लस में ही निकला बाहर की तरफ। तो अब अंदर की तरफ हमको चाहिए फोर्स, तो अंदर की तरफ यार वो भी इक्वल चाहिए, तभी तो ये डिस्टर्ब इसको नहीं करेगा। या कहीं भी अगर ऐसा केस आएगा तीनों ही वर्टिसेस पे तो सेम होगा, तो आप क्या करेंगे, माइनस चार्ज यहाँ पे रखेंगे। ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया कि यहाँ पे कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अब माइनस चार्ज होना चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, अब आराम से आप इसको क्या करिए कि इस पे जो चार्ज है इसको मान लेते हैं कैपिटल Q, मान लिए इस पे भी चार्ज जो है वो क्या है, कैपिटल Q है। तो अब इनका ये जो F नेट है, ये F नेट है ना, F नेट और ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F नेट को इक्वल कर दीजिए इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, किस पे, यहाँ पे जो प्लस Q चार्ज रखा हुआ है इसका जो फोर्स लग रहा है और F नेट जो लग रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकला है √3 Q, इसको या जोड़ करके क्या 0 कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये क्या होता है R स्क्वायर मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे R का वैल्यू जो है आपको समझना होगा, तो जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं वही लोग ये R ढूंढ पाएंगे। और R ढूंढ पाने का मतलब क्या हुआ, ये जो दूरी है इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का, या कोई भी जो दूरी है वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रोइड जो होता है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है a बाय √3। यहाँ पे क्या होगा, a बाय √3 का होल स्क्वायर, है ना, a बाय √3 का होल स्क्वायर। इसको आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। a बाय √3 का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब ये निकला क्या, ये तो इसी का वैल्यू है ना, ये r का वैल्यू यहाँ पे लीजिए, r इसका मतलब क्या हो गया, ये तो a स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर है, क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, a है, तो वो a स्क्वायर, इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, और ये दो, ये क्या हो जाएगा फिर आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर, ये √3 मत रखिएगा, ठीक है, √3 रखना है, Q1 Q2 है ना। तो अब इसको मैंने सेंटर वाला, सॉरी इसको आप ठीक कर लीजिए, पहले हम इसके निकाल लिए, ठीक है, ये वाला दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, इससे अगर फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा G और इसके बीच में, G और इसके बीच में, तो इसको तो मैंने Q माना है ना, Q1 Q2, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G के लिए, और G के लिए, ठीक है, Q1 Q2 तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो यूनिवर्सल है रहेगा, Q1 Q2 तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1, ठीक है, Q2 कितना होगा, यहाँ पे क्या है, Q है, इस वर्टेक्स पे क्या है, Q, R स्क्वायर मतलब a बाय √3 का, ये a है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q, कैपिटल Q जो कि सेंटर पे है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, फिर √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 का इसका क्या हो जाता है 3 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये हो जाएगा क्या, नीचे a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको, ठीक है, और इसको क्या करना है, इक्वेट जोड़ करके 0 ले आना है F नेट को, और ये G से जो फोर्स, G पर जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज जो G पर है वो, और इसके बीच का जो फोर्स है वो, और ये जो बाहर की तरफ लग रहा है F नेट, इन दोनों को जोड़ करके क्या होना चाहिए 0, यानी जोड़ करके 0 होगा, यानी कि F नेट और हम FG मान लेते हैं मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको आप उधर से उधर कर दीजिए, उधर से उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F नेट बताओ क्या है, F नेट कितना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, √3 Q स्क्वायर, है ना, बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, ये q और ये q कट गया। तो हमको निकालना क्या है, ये कैपिटल Q ना, तो कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका इसको इधर से इधर ले आते हैं, तो √3q बाय 3 माइनस में, तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3q, इसको भी √3 इंटू √3 में तोड़ दीजिए, कर दीजिए माइनस में, यानी q बराबर क्या निकला, -q बाय √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। -q बाय √3 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है a/√3 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये आपको पता होना चाहिए था। और ये आपको पता होना चाहिए था कि वेक्टर का कंसेप्ट कैसे लेंगे। तो ये दोनों फोर्स, मतलब जो C पर चार्ज रखा हुआ है उसके द्वारा इधर F2 मान लिए, और ये जो B पर रखा हुआ है उसको F1 मान लिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट जो होगा तो वो पहले रिजल्टेंट निकालिए, इसी रिजल्टेंट को तो काउंटर बैलेंस करना है इस सेंटर पे जो चार्ज रखेंगे। तो ये जो बाहर की तरफ लग रहा है तो उतना ही अंदर की तरफ फोर्स को लगवाना है ना। और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे Q चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को मान लिए थे कि यहाँ पे रखेंगे, और उसका तो नेचर नेगेटिव होगा ही, और उसका वैल्यू कितना आया, तो -q बाय √3 इसका वैल्यू आ गया। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिए, और वीडियो को जो है जरूर देखिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होते रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।